चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है रोटेशनल मोशन। दोस्तों, रोटेशनल मोशन से जुड़ी आज कुछ खास और इंपॉर्टेंट बातें हम सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन में कैसे आइडेंटिफाई करें कि मोशन रोटेशनल है या ट्रांसलेशनल। स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो मैं आपको सभी को रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट इसलिए बताऊंगा क्योंकि यहां बार बार आपको यही वर्ड सुनने को मिलेगा। दोस्तों, हर वो बॉडी रिजिड बॉडी होगी जिनमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होगा। आप अगर बॉडी पे कितना भी फोर्स लगाओ, बॉडी का या तो मोशन होगा या रोटेशनल मोशन होगा, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फिक्स होंगे। रिजिड बॉडी मतलब आप एक स्टोन समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेगुलर शेप रिजिड बॉडी दोस्तों ड्रॉ की। अब यहां अगर मैं कोई से दो पॉइंट्स लेता हूं, किन्हीं दो पॉइंट्स ए और बी की बात करता हूं, तो इनके बीच का डिस्टेंस आर फिक्स्ड है। अगर हम इस पे फोर्स लगाएं तो ये मोशन करेगा, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स होगा। तो दोस्तों, ये तो रिजिड बॉडी की हमने बात की। सर, नॉन रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल बताइए, जैसे एक थ्रेड या एक चेन। क्योंकि चेन जो होती है ना दोस्तों, वो फोल्ड हो जाती है, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं ना हम लोग, इसीलिए वो रिजिड बॉडी की कैटेगरी में नहीं आती। इसके बाद दोस्तों, जब बात रोटेशनल मोशन की करते हैं तो सबसे पहले हम यहां मोशन को समझें, जिसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूं, जिसमें पहला ट्रांसलेशनल मोशन की हम बात कर लें। ट्रांसलेशनल मोशन ऐसा मोशन दोस्तों, इस तरह याद रखिए, जिसमें सेंटर ऑफ मास जो है उसका मोशन होगा। किसका मोशन होगा दोस्तों? अगर सेंटर ऑफ मास, अगर इफ सेंटर ऑफ मास मूव करे तो समझ जाइए बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। उसी तरह दोस्तों, दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है रोटेशनल मोशन की। ये अभी आपको शायद चीज समझ में ना आए कि सर ये सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे होगा, इसको मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। इतना याद रखिए, अगर सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अगर रोटेशनल मोशन को आइडेंटिफाई करना है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इफ इसमें रोटेशनल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, इफ एनी ऑफ लाइन, if any of line does not remains, any of the line does not remains parallel to itself, parallel to itself। अब सर ये क्या लिखा है आपने? दोस्तों, बॉडी का कोई सा भी जो बॉडी है ना, उसमें कहीं पर भी एक इमेजिनरी लाइन बना दीजिएगा। अगर वो लाइन ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट मोशन पैरेलल नहीं रहे, पैरेलल नहीं रहे, तो समझ जाइए बॉडी का रोटेशनल मोशन हो रहा है। नो डाउट ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद ये फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। याद रखिए, सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा तो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। अगर एनी ऑफ द लाइन डज नॉट रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ, तो समझ जाइए रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। बॉडी एक साथ दोनों मोशन भी कर सकती है दोस्तों। सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक रॉड है, ये रॉड सीधे इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रही है। ओके, तो इट्स क्वाइट सिंपल कि ये एक ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल होगा। सर कैसे? तो अगर सेंटर ऑफ मास ये है तो ये सेंटर ऑफ मास का मोशन हो रहा है, तो यस ट्रांसलेशनल मोशन तो होगा। रोटेशनल मोशन को कैसे चेक करना है? तो जो फंडा मैंने लिखवाया है ना लाइन वाला, उससे याद रखिए। कैसे सर? एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करिए एक लाइन, सपोज वर्टिकल लाइन जो बॉडी से जा रही है, जो बॉडी से जा रही है। तो यहां पर ये लाइन, यहां पर भी सेम लाइन, यहां पर भी सेम लाइन। देखिए ये आपस में पैरेलल है, मतलब इसका रोटेशनल मोशन
नहीं हो रहा। एक और एग्जाम्पल समझिए, अगर इसी एग्जाम्पल में ये लाइन बनाता मैं, तो यहां ये लाइन बनती, यहां ये लाइन बनती, तो देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल नहीं होती तो रोटेशनल, फिलहाल पैरेलल है तो रोटेशनल मोशन नहीं होगा। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करिए कोई रॉड है फिर से, जो इस सर्कल के अलोंग, इस सर्कल के अलोंग इस तरह से, मैं समझाता हूं आपको, जैसे ये रॉड है तो ये सर्कल के अलोंग इस तरह से मोशन कर रही है। गॉट इट? अब इसका कौन सा मोशन चल रहा है? तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास का तो मोशन हो ही रहा है, तो दैट्स व्हाई ये ट्रांसलेशनल मोशन की कैटेगरी तो होगी होगी, तय बात है। रोटेशनल आइडेंटिफाई करना है तो आप फिर से एक लाइन ले लीजिए, यहां पर देखिए ये लाइन हमेशा आपस में पैरेलल है, मतलब डेफिनेटली ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। आपको समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल पॉइंट के थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको। इसी तरह और समझिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है, ये रॉड है, आपने इसको इसके क्रॉस फिक्स किया, ओके, इस तरह से फिक्स किया और अब ये नीचे आएगी। अब मान लीजिए दोस्तों ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ये रॉड नीचे आ रही है, तो डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ मास है उसका तो मोशन होगा, तो यस इट्स अ ट्रांसलेशनल मोशन। गॉट इट? लेकिन अगर रोटेशनल है कि नहीं आइडेंटिफाई करें, तो जब ये रॉड यहां पर, तो इमेजिन करिए एक ये लाइन, जब रॉड दोस्तों यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, तो यही लाइन इस तरह बनेगी यहां पर। ये पैरेलल नहीं है ना, और अगर पैरेलल नहीं है तो यस इट्स अ रोटेशनल मोशन, यस इट्स अ रोटेशनल मोशन। तो दोस्तों यहां पर बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स है दोस्तों जो आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा, हम बोलते हैं ना अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो उसका भी मोशन रोटेशनल मोशन होगा। कैसे? इस फंडे से हम सीखें तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और अर्थ सपोज इस तरह से रोटेट हो रहा है। अब सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास का मोशन हो रहा है, तो यस इट्स अ ट्रांसलेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे पता करेंगे? तो सपोज अगर कोई ये लाइन लेते हैं आप, वर्टिकल मत लीजिएगा दोस्तों, वर्टिकल के अलावा कोई सी दूसरी लें, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है अर्थ के रोटेशन के कारण हो सकता है वो उस तरफ आ जाए, हो सकता है रोटेट होकर फिर से वो इस तरह हो जाए, तो ये ओरिएंटेशन चेंज कर रही है अपना। इसका मतलब यहां पर ये मोशन होगा रोटेशनल मोशन। आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है। अच्छा दोस्तों एक और बात समझिए कि सपोज मैंने किसी रॉड को, ये रॉड है, इसको थ्रो किया, ये इस तरह से, इस तरह से आगे जा रही है ना, इसको आपने इस तरह से थ्रो किया, तो ये वाला मोशन दोस्तों कौन सा होगा? तो सेंटर ऑफ मास तो मोशन कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल तो होगा ही होगा, तय बात है। बट अलोंग विथ इट यहां ट्रांसलेशनल मोशन के साथ रोटेशनल क्यों होगा? क्योंकि एक लाइन अगर ये ड्रॉ करूं तो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये पैरेलल नहीं है ना आपस में, मतलब यहां पर डैम श्योर कौन सा मोशन हो रहा होगा? रोटेशनल मोशन। और सारे सेंटर ऑफ मास को अगर आप ज्वाइन करोगे तो सेंटर ऑफ मास जिस पाथ को फॉलो करेगा वो प्रोजेक्टाइल या पैराबोलिक शेप होगा। इट्स अ पैराबोलिक शेप। गॉट इट? ये बात रोटेशनल मोशन को समझने के लिए काफी है दोस्तों। आखिरी एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर व्हील के मोशन की बात करते हैं तो व्हील जब मूव करता है, तो सपोज ए बी डायमीटर लेता हूं उसका मैं, तो जब ये व्हील आगे जाता है तो हो सकता है ये इस तरह से आगे आ जाए, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं होगी ना दोस्तों, ए वाला पॉइंट आगे पहुंच जाएगा, बी वाला कहीं इधर आ जाएगा। तो यस
यहां ट्रांसलेशनल मोशन क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मोशन है, अलोंग विथ इट रोटेशनल मोशन क्योंकि लाइन का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। गॉट इट? इतने एग्जाम्पल दोस्तों रोटेशनल मोशन को समझने के लिए इनफ है। अब दोस्तों जब रोटेशनल मोशन के बारे में हम समझते हैं बात, तो हमें यह बात समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि इसको भी दो अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरगेट करते हैं। रोटेशनल मोशन की जो फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें बॉडी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, FAOR, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट करेगा। मतलब जो एक्सिस होगी वो होगी रेस्ट में फिक्स। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों सारे हिंज वाले क्वेश्चंस। हिंज मतलब सर, मतलब एक रिजिड बॉडी है, आपने इसको इस पॉइंट के अक्रॉस हिंज कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया। अब ये बॉडी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, इस फिक्स्ड एक्सिस के अक्रॉस हिंज किया। हिंज वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों, वो इस कैटेगरी में आएंगे, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक पॉइंट के अक्रॉस बॉडी को फिक्स किया और अब बॉडी रोटेट होगी। दूसरी कैटेगरी, इसके बारे में हम डिटेल में सीख रहे हैं, दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों जनरल रोटेशनल मोशन। जनरल रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी, जिसमें एक्सिस जो है दोस्तों इसका मोशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी मोशन होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल, फिर से आप एक व्हील की बात करते हैं अगर, तो व्हील इस पर्टिकुलर एक्सिस के क्रॉस रोटेट हो रहा है, तो एक्सिस जो ये यहां थी वो व्हील के साथ आगे की तरफ डेफिनेटली मूव करेगी ना दोस्तों। तो ये है जनरल रोटेशनल मोशन। तो याद ये रखिए कि रोटेशनल मोशन में ये दोनों केसेस जो है ना, इनमें अलग अलग फंडे का इस्तेमाल होगा, फॉर्मूलेज अलग अलग होंगे। जैसे यहां हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी कुछ देर में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पढ़ेंगे, जबकि यहां हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के साथ हाफ एम वी स्क्वायर। तो फॉर्मूलेज में डिफरेंस आया कि नहीं आया? इस तरह से दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व होंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कैटेगरी दोस्तों, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब बात फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन की होती है, तो आप इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के फंडे को सीखिएगा। सपोज बॉडी को आपने इस पॉइंट के क्रॉस हिंज किया, ओके, और बॉडी दोस्तों सपोज इस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रही है इस तरह से, फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज। अब दोस्तों यहां बॉडी और सारे ही पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी तो होगी एग्जैक्टली सेम। बॉडी और पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी होगी सेम, लेकिन अगर सपोज मैं एक पार्टिकल ए लेता हूं, दूसरा पार्टिकल यहां से बी लेता हूं, पहले वाले की डिस्टेंस r1 और सपोज दूसरे वाले की r2, तो दोस्तों जब ये बॉडी रोटेट होके वापस यहीं पर आएगी, तो आप इस पर्टिकुलर ए पार्टिकल के मोशन को ट्रेस करें, तो आप क्या देखेंगे कि ये बॉडी इस r1 रेडियस के अलोंग सर्कल में मूव करेगी, करेक्ट। और बी की बात करूं तो बी वाली बॉडी बड़े वाले सर्कल के अलोंग रिवॉल्व करेगी। सो वी कैन से बॉडी का तो रोटेशनल मोशन हो रहा है, बट पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सारे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है r इंटू ओमेगा। अब नोटिस करिए ये रेडियस r1 r2 अलग अलग है दोस्तों पार्टिकल्स का, तो r रेडियस पार्टिकल का डिफरेंट, तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी डिफरेंट।
तो दोस्तों अलग अलग पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो यहां पर होगी डिफरेंट। व्हाट अबाउट लीनियर एक्सेलरेशन सर? तो दोस्तों लीनियर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, ए पॉइंट के लिए सपोज बात करें, तो नोटिस करिएगा अगर कोई बॉडी सर्कल के लॉन्ग रिवॉल्व करती है, याद करिए टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। तो जब बात एक्सीलरेशन की हो दोस्तों, तो नेट एक्सीलरेशन में सेंट्रिपिटल भी इन्वॉल्व होगा और टेंजेंशियल भी इन्वॉल्व होगा, और नेट एक्सीलरेशन होगा दोस्तों अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। सर कितना होगा? सेंट्रिपिटल कितना होगा? तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होता है दोस्तों, सॉरी, सेंट्रिपिटल होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या सिंपली वी स्क्वायर बाय आर, एक ही बात है दोस्तों, ये याद रखिए। और जब टेंजेंशियल की बात होगी तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है आर इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। तो दोस्तों अलग अलग पार्टिकल का रेडियस अलग अलग, तो एक्सीलरेशन भी अलग अलग। तो क्या सीखा दोस्तों कि जब कोई बॉडी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस रोटेट करेगी तो सारे पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम, बट लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी। अब दोस्तों यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर? अगर बॉडी रोटेट हो रही है सपोज किसी पर्टिकुलर इस पॉइंट पर, तो बताइए सर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो दोस्तों यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जब मैं बात करूंगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट ये तो आपने अभी तक बुक्स में पढ़ा है या पहले कभी पढ़ा होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आई हिंज लीजिएगा। सर ये क्या है आई हिंज? दोस्तों जब बॉडी रोटेट करेगी तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर होगा। आई हिंज मतलब बॉडी जिस पॉइंट पर हिंजे उसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए कि क्यों आई एच का इंपॉर्टेंस है यहां पर, ये सुनिए। मान लीजिए एक रॉड है, फिर से इसको मैंने इस पॉइंट पर इस पॉइंट के क्रॉस हिंज किया और ये रोटेट कर रही है लाइक दिस, और एक बार इसी रॉड को मैंने इस पॉइंट के क्रॉस रोटेट किया, यहां हिंज किया और इसको इस तरह से रोटेट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहां पर ऐसे रोटेट हो रही है और यहां पर ऐसे रोटेट हो रही है। तो दोस्तों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। कैसे? रॉड के सेंटर से जाने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर, सभी ने पढ़ा है ये होता है। जबकि यहां पर इस रॉड के एक एंड के क्रॉस, एक एंड है ना दोस्तों, ये यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/3 ml स्क्वायर। तो ऑब्वियसली दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो एक ही बॉडी की अलग अलग एक्सिस के अक्रॉस अलग अलग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए होगी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, और भी इसको आप प्रैक्टिकली अगर समझना चाहते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, तो फिर सुनिए। सपोज एक पार्टिकल है जिसका मास है m, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास अगेन m। अगर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू दोस्तों मैं, सपोज ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, सपोज सेपरेशन है r, तो ये होगा r/2 और ये होगा r/2। तो दोस्तों टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा फर्स्ट पार्टिकल के लिए मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस सेकेंड पार्टिकल के लिए भी सेम फंडा। गॉट इट? लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर
क्वेश्चन में हमें ये दे दिया जाता दोस्तों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस एक्सिस के क्रॉस फाइंड करिए, मतलब ये सिस्टम इस एक्सिस के क्रॉस रोटेट हो रहा है, जो फिलहाल 3r/4 और r/4 डिस्टेंस पर है फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल। ऑब्वियसली दोस्तों फॉर्मूले में वैल्यूज चेंज होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो डिस्टेंस लेते हैं पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अब इस चीज को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं, कहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो दोस्तों सपोज एक पार्टिकल है, मास अगेन m, अगेन पार्टिकल का मास m, और अगर इनके बीच के सेपरेशन की बात करें तो फिर से r। अब इमेजिन करिए दोस्तों एक ऐसी एक्सिस जो यहां से जा रही है, बॉडी इस एक्सिस के क्रॉस। अब कैसे रोटेट हो रहा है बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। बेटा ये सिस्टम है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये जो पार्टिकल है ना, सुनना, नोटिस करना, ध्यान से देखना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई, ध्यान से देखिए ये हुई। तो ये पार्टिकल इस रेडियस के क्रॉस ऐसे रोटेट होगा, जबकि ये वाला यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करूं तो इस तरह से होगा, तो ये इस तरह से रोटेट होगा। बात समझ में आई आपको? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल के लिए पता है क्या हुआ, ये हुआ, और कितना होगा, तो सेंटर से बेटा ये डिस्टेंस मान लीजिए r/2 ही होगी ना बेटा, ये एंगल थीटा, तो एंगल के सामने वाली साइड ये हमेशा साइन थीटा टाइम्स हाइपोटेनियस, मतलब r/2 साइन थीटा। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय मास। और यहां पर भी सेम फंडा, ये एंगल थीटा तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा, तो ये वाली वैल्यू अगेन सेम आ जाएगी। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डबल इसके लिए मिलाकर। बात समझ में आई आपको? आई होप ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को। अब दोस्तों उसके बाद जब फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले क्वेश्चन हो तो रेडियस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे मैंने अभी बनाया था ना, कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं। कैसी सिंपल सी मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, ये भी सुन लो। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रखूंगा। एक रॉड जिसकी लेंथ है L, और ये है दोस्तों एक्सिस, बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एक बार ऐसे रोटेट हो रही है, और एक बार यही एक्सिस, मतलब रॉड को मैं यहां से हिंज करूंगा, यहां भी हिंज किया है, यहां भी हिंज किया है, बट यहां पर बॉडी इस तरह से, रॉड इस तरह से नीचे आ रही है। आपसे कहा रॉड की लेंथ है L, मास है M, यहां पर भी लेंथ है L और मास M। अब दोस्तों दोनों में डिफरेंस कहां है ये नोटिस करो। ये जो रॉड है ना, ये सीधे टपक के नीचे आ रही है, और ये रॉड कैसे रोटेट हो रही है, ऐसे, मतलब इसको फिक्स किया और ये इस एक्सिस के क्रॉस इस तरह से रोटेट हो रही है। समझे बात को? अब आपसे कहूं कि आप इस ए पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी फाइंड करिए, तो इधर देखिएगा, जब बॉडी डाउन साइड आएगी तो ऑब्वियसली यहां जो वेलोसिटी होगी ये होगी r इंटू ओमेगा। गॉट इट? r का मतलब क्या, हिंज से लेके यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो क्या होगी L, तो v ए पॉइंट के लिए होगा L ओमेगा। गॉट इट? जो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, बट यहां देखो, अब आप यहां बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो ये रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट करेगी बॉडी, तो ये पार्टिकल इस रेडियस के क्रॉस रोटेट होगा। समझ रहे बात को आप? तो इस बार रेडियस ये होगा। समझ में आया आपको? यहां ये था, यहां पर ये आ गया।
ओके, तो ये L, अगेन ये एंगल थीटा, तो एंगल के सामने वाली साइड कितनी कही थी मैंने अभी, इट इज साइन थीटा टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, मतलब L साइन थीटा। R की वैल्यू कितनी आएगी, L साइन थीटा। तो दोस्तों इस पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी इस तरह से, ये इधर थी ये उधर है, v आ जाएगा r ओमेगा, मतलब L साइन थीटा इंटू ओमेगा। और अगर यही बात सेंटर ऑफ मास के लिए होती, ये सेंटर ऑफ मास है O, तो यहां पर दोस्तों ये वैल्यू L/2 है ना, तो यहां वेलोसिटी आ जाएगी L/2 इंटू ओमेगा। भाई यहां L ओमेगा, तो यहां L/2 ओमेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास O है, तो इस सर्कल के अलॉन्ग बॉडी रोटेट होगी, तो ये रेडियस इस बार क्या होगा, तो R की वैल्यू दोस्तों, ये वैल्यू L/2 हुई, तो ये वैल्यू L/2 साइन थीटा। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी होगी R, मतलब L/2 साइन थीटा इंटू ओमेगा। तो दोस्तों फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन की जब बात हो तो आप रेडियस का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अभी हम फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए टॉर्क भी निकालना सीखेंगे, बट फिलहाल आई होप ये वाला फंडा आप सभी को क्लियर हो चुका है।